अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारी लैब्स जो हैं वो वीकेंड्स पे हो रही हैं। तो हम मतलब फ्लो में नहीं जा सक रहे कि पहले क्या था कि आपकी एक लैब जिस तरह मंडे को है तो सेकंड लैब थर्सडे को है। तो जिस दिन आपकी ये फ्लाइट की लैब होती तो उस लैब में होने के बाद आपकी फ्लाइट के दौरान जो भी आपके इश्यूज आते वो आप अपनी अपकमिंग सेकंड लैब तक रिजॉल्व करते एंड देन उसे दोबारा फ्लाई करते। तो ख़ैर अब आपकी जो दोनों लैब्स हैं वो एक ही वीक में हैं और ये दोनों लैब्स वीकेंड पे होंगी। तो मैं जस्ट इसमें गाइड कर देता हूँ कि पहली फ़्लाइट के बाद ऐसा क्या होगा कि आपने दूसरी फ़्लाइट में उन चीज़ों को बेहतर करना होगा। ख़ैर पहली जो फ़्लाइट की लैब है उसमें आप लोगों ने अपना एयरक्राफ़्ट फ्लाई कर लेना है एंड देन जो-जो प्रिकॉशंस थे, जो-जो उसमें नीड्स थी वो मैं आपको पिछली लैब में गाइड कर चुका हूँ। तो सेकंड लैब जो है वो बस ये है कि अगर आपकी पहली फ्लाइट के दौरान अगर कोई भी इश्यूज़ क्रिएट हों जस्ट लाइक मैंने अपनी ड्यूरिंग द फ्लाइट ये फ़ील किया कि ऐसे तो मेरा एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही है, ऐसे सारी मूवमेंट्स इसकी सही हैं, मगर जब ये इन द एयर जाता है, तो या तो वो कहीं पे हल्का-सा पिच हो रहा है, मतलब पिच अप या पिच डाउन हो रहा है, या मेरी जो भी इसकी रडर की या एलिवेटर की मूवमेंट है, वो उन मूवमेंट्स पे होने के बावजूद भी उतना मूव नहीं कर पा रहा जितनी मैंने मूव करना है। तो उन चीज़ों को हम काउंटर करेंगे बिफोर द नेक्स्ट फ्लाइट, मतलब बिफोर द नेक्स्ट लैब। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्वांटिफ़ाई करनी होंगी करने से नेक्स्ट फ्लाइट करने से पहले। तो इस लैब में भी ऑलमोस्ट सारी वही चीज़ें हैं रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, कि ऐसा हो सकता है कि मेरी बैटरी कनेक्ट होने के बाद जब वो फ्लाइट हुई है, तो उसकी वजह से कोई हल्की-सी डिफ्लेक्शन आई है और मेरा एयरक्राफ्ट अनस्टेबल हो रहा है फ्लाइट पे जाने के बाद। तो मैं अपनी बैटरी की पोज़ीशन चेंज कर सकता हूँ, या मैं अपनी कंट्रोल सरफेसेस को जिस तरीके से कनेक्ट किया हुआ था यूजिंग अ स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मैंने ज़्यादा रखी है, तो मेरी जो कंट्रोल सरफेस की मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग ज़्यादा होगी तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी, ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने हार्डवेयर की लैब्स में ये देखा होगा कि आप लोगों के पास वो कंट्रोल स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं उसकी, एक नाम होता है अच्छा सा कंट्रोल हॉर्न, जो कि सर्वो मोटर से एक स्ट्रिंग मेरे पास निकलती है और इस कंट्रोल हॉर्न के साथ कनेक्ट होती है। कंट्रोल हॉर्न जो है वो मेरी कंट्रोल सरफेस पे लगा हुआ होता है और ये जो बीच की स्ट्रिंग है, ये मेरी कंट्रोल सरफेस से लेके कंट्रोल हॉर्न पे लगी हुई थी, तो कंट्रोल सरफेस की जो भी मूवमेंट होती है, वो उसी हिसाब से सॉरी मेरी सर्वो मोटर की जो भी मूवमेंट होती है, वो उसी हिसाब से मेरी कंट्रोल सरफेस को मूव कर रही होती है। तो अब ज़ाहिर है ये बीच की स्ट्रिंग जितनी बड़ी होगी, मेरी कंट्रोल सरफेस को मूव करने का उतना ही कम एरिया मिलेगा। तो अगर जस्ट सपोज़ मेरी कंट्रोल सरफेस जो है वो उतनी प्रॉपर मूव नहीं कर पा रही जितनी मुझे करवानी है, तो मैं इस कंट्रोल स्ट्रिंग जो है, जो मेरी कंट्रोल स्ट्रिंग लगी हुई है सरफेस और मोटर के बीच में, मैं उसका साइज़ थोड़ा कम कर दूँगा। तो इस तरह के कुछ जो चेंजेज़ हैं जो मुझे आफ्टर द फर्स्ट फ्लाइट पता चलेंगी, वो सारी चेंजेज़ मैंने इन सेकंड फ्लाइट से पहले सही करनी है। सही है। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं कि जस्ट सपोज़ मेरे पास मेरी पहली फ्लाइट के दौरान कुछ मुझे आइडिया हुआ कि मेरे एयरक्राफ्ट का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस वेट को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या टेक्नीक्स इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ? या जो मेरा बैटरी का जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत ज़्यादा है, मेरी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है फ्लाइट के दौरान। या मेरी बैटरी जो है वो मेरी मोटर के मुकाबले में मतलब बहुत ज़्यादा पावर की है। मैं अगर इसका लो पावर भी लगाऊँ, तो मेरी मोटर को तो प्रॉपर वोल्टेजेस मिल जाएँगे और मुझे ज़्यादा एंड्योरेंस भी मिल जाएगी। तो इस तरह की अगर कुछ चीज़ें हम चेंज करें तो मेरी नेक्स्ट लैब में नेक्स्ट फ्लाइट से पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ। सही है। तो इसके अलावा हमारे पास चीज़ें हैं कि मैं अपने स्ट्रक्चर को और किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। मतलब जस्ट सपोज़ कि मैंने अपने एयरफ़ॉइल को वही शेप दिया हुआ हो जिस शेप की मुझे नीड है ड्यूरिंग द फ्लाइट, या अगर फ्लाइट के दौरान मुझे आइडिया हुआ कि भाई मैंने फलाँ एयरफ़ॉइल यूज़ की थी, मगर उस एयरफ़ॉइल की वज़ह से मुझे लिफ्ट प्रॉपर नहीं मिल रही है। अब मैंने तो पूरा एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब मैं उसमें ऐसा क्या चेंज करूँ कि मेरी जो विंग है उसकी एयरफॉइल शेप ऐसी हो जाए कि मुझे और उसके अंदर जो है लिफ्ट जनरेट होना शुरू हो।
तो ख़ैर उसके अंदर चीज़ें काफ़ी सारी इंक्लूड होती हैं, काफ़ी सारी हो सकता है कि आप लोगों को विंग पे थोड़ी-सी और मेहनत करनी पड़े दोबारा उसको और बेहतर करने के लिए, या इस तरह की और रिलेटेड चीज़ें हैं जिसके थ्रू मैं अपने एयरक्राफ्ट को स्टेबल कर सकता हूँ। सही, तो बस यही चीज़ें होंगी। वैसे मोस्टली यही होता है कि ज़ाहिर बात है हम एक प्रोसेस से चलते हुए आए हैं। हमने ऐसे ही कोई एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्ट नहीं कर लिया। हमने प्रॉपर उसकी कैलकुलेशंस की हैं। देन हमने अपने एयरक्राफ्ट को उन सॉफ्टवेयर्स पे डिज़ाइन भी किया है, सिम्युलेटर एंड डॉट कॉम, ओह सॉरी, एक्सफ्लर एंड डॉट कॉम। देन मैंने अपने उसी सेम एयरक्राफ्ट को सिमुलेशन बेस लेवल पे चेक भी किया है। मैंने अपने एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग भी कर ली है। देन मैंने उसी एयरक्राफ्ट को अपने सिम्युलेटर पे भी फ्लाई कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मोस्टली ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस तरह की कोई इश्यूज़ आए, मोस्टली विद रिलेटेड टू द लिफ्ट एंड अदर स्टेबिलिटी इश्यूज़। हाँ, मोस्टली जो आपका होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फिक्सिंग की वजह से ही इश्यूज़ जनरेट होते हैं कि हमने अपने एयरक्राफ्ट में प्लेसमेंट कुछ अलग तरीके से की हो कि वो मेरे एयरक्राफ्ट को अनबैलेंस करे, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमने डिज़ाइनिंग वगैरह की थी और जब हम उसकी सिमुलेशंस रन करके देखते थे अपने एयरक्राफ्ट की, तो वो एयरक्राफ्ट तो एम्प्टी हैंडेड होता था ना, मतलब उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कनेक्ट नहीं है। उसके अंदर बैटरी, उसके लैंडिंग गियर, कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है। तो वो जो डिस्प्ले देगा, वो जो आउटपुट देगा या वो जो पैरामीटर्स जनरेट करेगा, वो एक एम्प्टी एयरक्राफ्ट की निस्बत से करता है। वो उसका वेट तो डिफाइन करवा देता है। वेट तो हम उसको बता देते हैं कि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स लगने के बाद वेट इतना होगा। मगर एक्चुअली हम उसके अंदर प्लेसमेंट तो नहीं कर रहे ना अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब वो प्लेसमेंट के बाद वेट और हमारी जो सीजी या एरोडायनामिक पॉइंट है उसमें चेंजेस आती हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्ड करने के बाद। मगर ऑब्वियसली हम ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करके सारी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेट करके हम ऐसे ही फ्लाई तो नहीं कर लेते। हम उसके बाद भी कुछ मैनुअल चेक्स करते हैं उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने से पहले। मतलब उसका सीजी पॉइंट वगैरह हमने चेक कर लिया कि वो पूरे एयरक्राफ्ट पे कहाँ पॉइंट कर रहा है, और हमने उस सीजी के हिसाब से अपने एयरक्राफ्ट को बैलेंस किया हुआ है या नहीं। देन सेकेंडली हमने अपनी जो भी पार्ट्स उसके ऊपर कनेक्ट किए हैं, ज़ाहिर है हम जब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो हमने टेल अलग कंस्ट्रक्ट की थी, हमारा फ्यूज़लेज अलग था, हमारा विंग अलग था। देन हमारी जो भी हमने अपने एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन रखी थी उस हिसाब से हमने अपने एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन तो कर लिया था। मगर हमने अपनी सारे पार्ट्स को असेंबल प्रॉपर तरीके से किया है। हमने कोई लूज़ एंड्स तो नहीं छोड़े। जस्ट सपोज़ मैंने फ्लाई करने के दौरान मैंने अज़्यूम किया था, मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं अपने विंग को जो है वो इलास्टिक बैंड के थ्रू फिक्स करूँगा। मैं इलास्टिक बैंड के थ्रू फिक्स किया है। मैंने 2 रॉड्स इसके अंदर अपने फ्यूज़लेज में माउंट कर दी हैं, और मैं उन 2 रॉड्स के थ्रू अपने विंग को बैंड्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब वो इलास्टिक बैंड्स के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मगर ऐसा हो सकता है कि वो मेरा एयरक्राफ्ट फ्लाई किया और ड्यूरिंग परफॉर्मिंग अ मिशन इन द एयर मेरा कोई एक इलास्टिक बैंड अपनी रॉड से हट गया, ड्यू टू विंड या कोई भी वजह हो सकती है। तब तो सिंपली क्या होगा, मेरा एयरक्राफ्ट जस्ट ड्रॉप डाउन, डायरेक्ट नोज डाउन होगा और क्रैश कर जाएगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी हम काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अप्लाई करते हैं, और ये चीज़ें ख़ैर फर्स्ट फ्लाइट से पहले ही देखी जाएँगी, क्योंकि ये तो बहुत ही मेजर चीज़ें हैं जो फ्लाइट से पहले ध्यान में रखने की होती हैं। मगर सेकंड जो आपकी फ्लाइट होगी, मतलब आपकी सेकंड जो लैब होगी, उसमें पहले ही फ्लाइट के दौरान जो भी टेक्निकल चीज़ें जो आपके एयरक्राफ्ट को अनबैलेंस कर रही हों, उन चीज़ों को देखा जाएगा। ये बात मैं फिर कहूँ कि अनबैलेंस करने वाली चीज़ों को काउंटर किया जाएगा। बाकी जो भी मेजर चीज़ें होती हैं जिनकी वज़ह से एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है विथ ह्यूमन फॉल्ट, उन चीज़ों को तो हम फर्स्ट फ्लाइट से पहले ही रिज़ॉल्व कर लेते हैं। जस्ट लाइक सीजी पॉइंट हो गया, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्डिंग हो गई, हमारी माउंटिंग जो है वो प्रॉपर है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम अपने फर्स्ट फ्लाइट से पहले ही चेक कर लेते हैं। सेकंड फ्लाइट से पहले तो हम छोटी माइनर जो चीज़ें होती हैं, होती टेक्निकल ही हैं, मगर माइनर जो चीज़ें होती हैं वो काउंटर करके उसके बाद हम नेक्स्ट फ्लाइट पे जाते हैं। देन इसमें भी यही करना है, आप लोगों ने अपना बस एक लॉग बनाना है सेकंड फ्लाइट का, क्योंकि सेकंड फ्लाइट तक आते-आते तो आप लोगों का जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ॉल्व हो ही गए होते हैं।
सही है? तो बस आप लोगों ने इसमें भी एक लॉग मेंटेन करना है 2 या 3 फ्लाइट्स का, क्योंकि पहली लैब में जब आप 2-3 फ्लाइट्स करेंगे तब आपको आपकी इश्यूज़ पता चलेंगे। देन उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के बाद अब दोबारा 1 से 2 फ्लाइट्स करेंगे एंड देन इट विल बी एंड ऑफ दिस लैब। सही है? आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। देन ज़ाहिर है जब आप फ्लीट में आएँगे ऑन कैंपस लैब अटेंड करने के लिए फ़्लाइट की, तब तो ख़ैर जो भी इश्यूज़ होंगे वो हम वहीं पे हार्डवेयर की फ़ॉर्म में उनको रिज़ॉल्व कर रहे होंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।